हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको नहीं करनी है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कोई श्योर शॉर्ट वीडियो नहीं है, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपके 98% आएंगे, आपके 95% आएंगे। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है ऐसी गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे तो आपके अननेसेसरी बहुत सारे मार्क्स जो कट जाते थे वो नहीं कटेंगे। और सेकेंडली, कुछ टिप्स हैं इसी वीडियो में जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी गेन करोगे। अब वो कितने गेन करोगे या कितने कम लूज करोगे अननेसेसरली, वो आपकी मेहनत और निष्ठा पर निर्भर करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिटरेचर सेक्शन से जुड़ा मेरा सबसे पहला पॉइंट है, जो मिस्टेक्स आप लोग करते हैं वो ये है कि आपको ना पोएट्स नहीं याद रहते। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स है कमेंट सेक्शन में या लाइव में ये पूछते हैं कि सर क्या कवि के ऊपर प्रश्न आता है कि कवि का परिचय दीजिए। मान लीजिए आत्मकथ्य में जयशंकर प्रसाद जी का परिचय दीजिए। तो हालांकि कवि परिचय के ऊपर आपको 10th बोर्ड में कभी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला और देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ एकदम ही अलग हो गया तो, बट ऐसे ही नहीं मिलते हैं क्वेश्चंस। तो कवि परिचय, कवि के ऊपर आपको सवाल नहीं आएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको पोएट्स के नाम नहीं याद होंगे। मैं आपको एक एक करके याद भी कराऊंगा इसी वीडियो में। ध्यान दीजिए, जब आपको पोएट का नाम याद होता है तो लिटरेचर सेक्शन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, फटाफट लास्ट मिनट में रिवीजन देख लिया, वो फटाफट देख लिया कि किस लाइन का क्या मतलब है और उस बेसिस पे जाकर के एग्जाम लिख रहे हैं। जब भी आप एग्जामिनेशन में आंसर लिख रहे हैं, दो स्टूडेंट्स को सेम आंसर पता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। इन लाइनों का मतलब मान लीजिए वो आपसे पूछते हैं श्री सूरदास जी के पद से। अब दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों को सेम मतलब पता है कि गोपियां यहाँ उद्धव पर व्यंग कर रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, है ना जी, तुम तो श्री कृष्ण के समीप रह करके भी उनके प्रेम रूपी रस से अछूते रह गए। अपरस रहत सने तगाते, उनके प्रेम रूपी धागे से कभी बंधे ही नहीं। नाहिन मन अनुरागी, इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में भी कभी उनके प्रति अनुराग नहीं जन्मा। ये अर्थ दो स्टूडेंट्स से दोनों को सेम पता है। किंतु उसके बाद भी जो एक स्टूडेंट है उसे सूरदास जी का नाम पता है, पोएट का नाम पता है, वो अपने आंसर में कहीं पे पोएट का नाम इंक्लूड करेगा कि इन पंक्तियों में, इन छंदों में, इन लाइनों में या निम्नलिखित अंश में, है ना, या उपयुक्त अंश में, कैसे भी आप लिखो, सूरदास जी महाराज ये कहना चाह रहे हैं। इस तरीके से अब आप कहोगे हाँ, तो इस तरीके से आपको करना है। अब आप कहोगे सर हाँ, सूरदास जी के पद है, पोएम के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसके पोएट कौन है। श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें भी पता चल रहा है पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना है, ठीक है। पर बाकी पोएट्स का क्या? देखिए, पोएट्स आप पक्का याद करिएगा, एक है हमारे सूरदास जी महाराज, एक है हमारे तुलसीदास जी महाराज। इन दोनों का तो आपको याद होगा। याद रखना, श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये बड़ी कविता थी। अब आपको सिर्फ 2 या 3 स्टैंजास ही आ रहे हैं, तो कुछ स्टैंजास डिलीट किए गए हैं, तो अपडेटेड के हिसाब से पढ़ना। तो इन दोनों के नाम आपको याद रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम डैट कौन कौन से और कवि हैं अपार्ट फ्रॉम डैट, अब वो मैं आपको याद भी कराऊंगा। देखिए, एक है हमारे जयशंकर प्रसाद जी, मेरे फेवरेट हैं एक तरीके से, सभी हैं, पर आत्मकथ्य मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, है ना, आलिंगन में आते आते। तो जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथ्य के रचयिता। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है मैं आपको बताता हूं। आपकी पोएम में, आपकी बुक में 4 कविताएं दी हैं 2-2 के सेट में, है ना, 2 का एक सेट, 2 का एक सेट। एक है उत्साह और अट नहीं रही, दोनों कविताएं साथ में दी है। और एक है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है कि नागार्जुन जी ने कौन सा सेट लिखा है और निराला जी ने कौन सा सेट लिखा है। तो इसके लिए मुझे जो किसी ने बताया था वो मैं शॉर्टकट आपके साथ शेयर करता हूं। वो ये है दोस्तों कि नागार्जुन जी, इससे आप याद रखिएगा, जैसे नागा साधु होते हैं, अभी तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है, तो नागा साधु, है ना, तो वो शरीर पे ये वस्त्र धारण नहीं करते। और एक छोटा बच्चा, वो भी थोड़ा, है ना, वो भी कम वस्त्र पहनता है, एकदम भोला सा, है ना, बहुत छोटा बच्चा है एकदम, तो है ना। तो नागार्जुन जी से इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो नागार्जुन जी छोटा बच्चा जो कम वस्त्र पहनता है, नागार्जुन से नागा साधु, हाँ, ऐसे आप रिलेट करना कि यह दंतुरित मुस्कान, है ना, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये दंतुरित मुस्कान जो रचना है ये किसकी है? ये नागार्जुन जी की रचना है। और उत्साह
अट नहीं रही, ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, ये निराला जी की रचना है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है ना, ये लाइन कहीं इंक्लूड कर सकते हैं आप। इसलिए उन्होंने उत्साह कविता लिखी है, बादल से गरजो गरजो, लोगों के अंदर क्रांति उत्पन्न करो। और अट नहीं रही कविता भी लिखी है, अट नहीं रही भी इन्होंने ही लिखी है। अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है, इतनी सुंदरता है फागुन में वसंत ऋतु की। खैर, तो आपको इन दोनों के नाम तो याद रहेंगे ही, है ना, श्री सूरदास जी महाराज और तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी के पद और श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसके बाद आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी की रचना और निराला जी की रचना है उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही रचनाएं। उसके बाद आप ध्यान देंगे तो उसके बाद जो बचे निराला जी को छोड़ के, न से निराला, न से जो बचे आपके नागार्जुन जी, नागार्जुन जी ने लिखा है यह दंतुरित मुस्कान, है ना, और फसल, ये नागार्जुन जी ने लिखा है। और अंत में आपके हैं मंगलेश डबराल जी, इन्होंने संगतकार लिखा है। ठीक है, तो शुरू के दो सूरदास जी महाराज और तुलसीदास जी महाराज, इनका नाम तो आपको याद ही हो गया। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी हमेशा याद रखना। उसके अलावा पहले निराला जी है, निराला, बादल निराला का प्रिय विषय है। बादल कितने निराले हैं, है ना, तो निराला का प्रिय विषय है। ठीक है, ऐसे भी आप इमेज भी देखोगे तो इनके बाल छोटे हैं और निराला जी के बाल थोड़े बड़े हैं, है ना, इनके बाल थोड़े बड़े हैं घुंघराले टाइप के। तो निराला जी ने लिखा है उत्साह और अट नहीं रही है। उसके बाद नागार्जुन जी, नागा साधु, बच्चा भी थोड़ा नग्न धड़न रहता है, हाँ, तो नागार्जुन जी की रचना है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। और उसके बाद मंगलेश डबराल जी की रचना है संगतकार। ठीक है, तो इस तरीके से पोएट्स आपके नाम सारे याद रखने। और पोएम से जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं मैं वहां पे कवि का नाम, अब जबरदस्ती नहीं है, 2-3 सवाल आए तो 1-2 में तो आप डाल ही सकते हैं, कहीं ना कहीं मैं, या सब में भी डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं मैं पोएट का नाम इंक्लूड करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पाठ प्रवेश सबका पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं कि 10th बोर्ड में जाने से पहले बहुत सारी वन शॉट सीरीज होगी, जाहिर सी बात है हम भी बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले मैराथन से लेंगे। पर आप उस मैराथन के भरोसे मत जाइए कि मैंने फटाफट फुल क्षितिज वन शॉट, फुल कृतिका वन शॉट एक वीडियो देख ली। जो ऐसी वीडियो बना रहे हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन आप इस तरीके से समझिए, आप वो देखिए फुल क्षितिज वन शॉट, फुल कृतिका वन शॉट, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन पाठ प्रवेश हमेशा पढ़ना। मैं समझता हूं आपके पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, पर आपके बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी पोएम्स हैं, सबका पाठ प्रवेश इस तरीके से पिंक पैच में या ऑरेंज पैच में दिया होता है, ये आपको जरूर पढ़ना है। जैसे श्री सूरदास जी के बाद, इसी से आपको चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट, चैप्टर की कोर वैल्यू, इसका आइडिया होगा। और साथ ही साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर बना के जाइएगा हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशन में। जब मैंने, आप इसी चैनल पे अगर लाइव सेक्शन पे चेक करेंगे तो मैंने पूरा लिटरेचर पढ़ाया है, पार्ट्स में पढ़ाया है। जैसे अगर मैं हिंदी ए वालों की बात करूं तो पूरी क्षितिज की कविताएं एक सेशन में पढ़ाई है, और पूरे क्षितिज के चैप्टर्स एक सेशन में पढ़ाए हैं, और एक सेशन में पूरा कृतिका लिया है। कोर्स बी के लिए भी पूरी पोएम्स एक साथ और सारे चैप्टर्स एक साथ। ठीक है, स्पर्श और संचयन के सारे चैप्टर्स एक ही साथ करा दिए। पॉइंट यहां पे ये है कि जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विद इट्स कोर वैल्यू, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद ही मैं दूसरे चैप्टर पे बढ़ा था। आप चाहें, आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप वो सीरीज चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कहीं से भी पढ़े, चैप्टर की पृष्ठ और एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर सारे सॉल्व ना हो तो एक बार कम से कम देख देख के जाना कि हाँ इसका आंसर मुझे आता है। उसके बाद चैप्टर की कोर वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर की कोर वैल्यू, ये बहुत सुंदर इमेज मैंने जनरेट की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये डाला। हर चैप्टर की कोर वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, यूज द कोर वैल्यू ऑफ एवरी चैप्टर इन योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बात करते हो आत्मकथ्य कविता की, जयशंकर प्रसाद जी की, तो कई लोगों को क्या लगता है कि अरे ये पोएम ऐसे ही है कि एक पोएट बहुत फेमस थे, उनसे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी आत्मकथा लिखो लिखो, और उन्होंने नहीं लिखी अपनी आत्मकथा, है ना, वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो वो इसी के बारे में कविता है। नहीं, इस कविता का मूल भाव है, जब आप चैप्टर का पृष्ठ पढ़ोगे तो उसी में आपको पता चलता है इस कविता का एक मूल भाव यहां पे यह है कि इसमें ना 2 पिलर है आत्मकथ्य कविता में। एक, यथार्थ की स्वीकृति, एक्सेप्टिंग द रियलिटी हाउसोएवर इट इज, रियलिटी जैसी भी है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना, यथार्थ की स्वीकृति। और दूसरा, विनम्रता, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विनम्रता। ऐसा नहीं है कि जयशंकर प्रसाद जी ने कोई महान उपलब्धि नहीं की, कामायनी जैसी बड़ी रचना की है, ही इज वन ऑफ द परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स,
है ना, इतने बड़े रचयिता है, तभी तो उनका इतना यश है, तभी तो उनकी पोयम आपको दी गई है बुक में पढ़ने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ध्यान दोगे तो इसके बावजूद भी उनकी रचना, वो इतने महान रचनाकार है, फिर भी वो इतने विनम्र है। ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। तो विनम्रता, यहां पर विनम्रता जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे विनम्रता का जिक्र किया जा रहा है। तो हमेशा याद रखना, जैसे आत्मकथ्य में कोर वैल्यू क्या है, विनम्रता, यथार्थ की स्वीकृति और विनम्रता, वो बड़े विनम्र है ना, अपने आप को बड़ा छोटा समझते हैं। ये महापुरुषों की पहचान होती है, महापुरुषों की पहचान होती है, विनम्र होते हैं वो, ठीक है। तो कोर वैल्यू हर चैप्टर की अपने आंसर में डालना। जैसे जब हम श्री सूरदास जी के पद पढ़ते हैं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उद्धव जी को योग का संदेश लेकर के भेज दिया। इस चैप्टर की, इस पोयम की, इस रचना की अपने आप में कोर वैल्यू है कि कहीं ना कहीं उद्धव जी को ज्ञान मार्ग में थे तो वो उसी को सर्वश्रेष्ठ, कहीं ना कहीं थोड़ा अभिमान हो गया था, और गोपियां माए प्रेम मार्ग की पथिक हैं। तो ये ज्ञान और प्रेम, वो योग संदेश यानी कि कपाल भारती अनुलोम विलोम का संदेश नहीं, वो योग संदेश है कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म की हर तरफ जो है श्री कृष्ण तो हर जगह है। वायु में श्री कृष्ण है, वो हर जगह समे हुए हैं, है ना, सूर्य में, किरणों में, हमारी आत्मा में ही श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के वियोग में क्या रोना, पर वो ये ज्ञानी बोल रहा है, प्रेमी नहीं बोल रहा। तो ज्ञान और प्रेम की जो वार्ता है ये यहां पर दिखाई जा रही है, ठीक है। तो कोर वैल्यू याद रखना। दूसरा है स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स, ठीक है। चाहे आप लिटरेचर की बात करें या जब आप अनुच्छेद लेखन अटेम्प्ट करेंगे राइटिंग सेक्शन में, जो फॉर श्योर आएगा, तो उसमें अपने आंसर को, अपने अनुच्छेद को या लिटरेचर के किसी आंसर को स्ट्रक्चर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। अनुच्छेद लेखन में मानता हूं आप एक ही पैराग्राफ लिखते हैं, बड़ा सा, ठीक है, बट फिर भी स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जब आप एक पैराग्राफ भी लिख रहे हैं तो आप स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे। मुझे यहां हालांकि पेन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको हाथ से ही बता देता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है। आपने क्या किया, आपने एक अनुच्छेद पूरा लिखा। अब आप क्या करेंगे, यहां पे जैसे एक पैराग्राफ लिखा है ना, आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखा, दूसरा पैराग्राफ मत लिख रहे हो, है ना, अनुच्छेद में एक ही पैराग्राफ लिखिए। मान लो आपने इंट्रोडक्शन पहले दिया, उसके बाद आप क्या करो, है ना, यहां से थोड़ा सा छोड़ के फिर आप मेन बॉडी लिखना शुरू करो इस तरीके से, है ना। पहली लाइन जो है वो थोड़ा राइट साइड से लिखना, दूसरी वापस लेफ्ट से पकड़ लेना, इस तरीके से। आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा, थोड़ी मेन बॉडी लिखी, और उसके बाद फिर आप कंक्लूजन पे, फिर आपने यहां से पकड़ा, और इस तरीके से आप इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। या ये तो एक तरीका है, बहुत सारे तरीके ऐसे भी होते हैं कि आप पूरा ही लिखिए, ठीक है, बस थोड़ा सा आप कहीं कहीं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर देना, ताकि पता चलता रहेगा कि यहाँ इंट्रोडक्शन है या कंक्लूजन है। टू द पॉइंट कहूं तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद में या लिटरेचर सेक्शन में जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ठीक है, तो याद रखना क्लियर और सिंपल देना है। मिडिल में आपको कुछ डिटेल्स देने हैं और क्लोजिंग कनेक्शन देना है, जहां पे कनेक्ट बैक टू दी, ये क्लोजिंग में खुद का कोई नया कंक्लूजन नहीं देना है। जो टाइटल है वापस कम बैक टू द टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग में कनेक्ट बैक या कम बैक टू द टाइटल। तो किसी भी लिटरेचर के आंसर में भी, है ना, या अनुच्छेद में भी इंट्रोडक्शन दीजिए, मिडिल पोर्शन में थोड़ा माल मटेरियल लिखिए, और क्लोजिंग में अपना कुछ कंक्लूजन देके बेसिकली कम बैक टू दी ओरिजिनल थिंग, ओरिजिनल टॉपिक पे वापस आ जाइए। इसके साथ साथ जो आपके लिटरेचर सेक्शन के आंसर्स हैं, वहां पे कई लोग बोलते हैं आप कीवर्ड्स पे फोकस कीजिए। ऐसा आपको करना नहीं है, आप कीवर्ड्स पे फोकस मत करिए। आई वुड से आप इंसिडेंट्स पे फोकस कीजिए। जैसे कृतिका से आपको 8 नंबर के 2 सवाल आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। अब आपको ना चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। ये साइंस नहीं है, मैं हिंदी का टीचर हूं तो मैं हिंदी के पर्सपेक्टिव से अगर आपको बताऊं तो ये साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस भी नहीं है कि आपको टेक्स्ट बुक के कुछ कीवर्ड्स मेंशन कर देने हैं। नहीं, यहां पे आपको क्या करना है, इंसिडेंट पता होना चाहिए। वो आपसे कहेंगे कि मां के वात्सल्य के विषय में लिखिए माता का अंचल, जो पाठ है उसके आधार पे, शिव पूजन सहाय जी के पाठ, उसमें बच्चे के 2 नाम बताए गए हैं, भोलानाथ और तारकेश्वर नाथ। खैर, वो आपसे मां के वात्सल्य के बारे में जब प्रश्न पूछते हैं तो आपको घटनाएं पता होनी चाहिए कि मां जब बच्चा जिद करता था जबरदस्ती 1 चिरुआ कड़वा तेल उसके सर पे पोत देती थी, है ना, उसको, है ना, रंग बिरंगे कपड़े बना के खासम खा कन्हैया बना देती थी, है ना। जब बच्चा सांप को देखकर डरता हुआ पाठ के अंत में जब वापस आया तो बच्चे को रोता देख मां रोने लगी, बच्चे को भयभीत देख मां भयभीत हो गई। इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो पाठ के इंसिडेंट्स पे आपको फोकस करना है, स्टोरी पे फोकस करना है, नॉट ऑन कीवर्ड्स। मेरे अनुभव से, क्योंकि कीवर्ड आप क्या ही लिखोगे। तो हर लिटरेचर में
आप भले ही समरी से ही किसी भी पार्ट की कहानी समझ रहे हैं, पर पार्ट की कोर वैल्यू जो आप पृष्ठ पढ़ के समझ सकते हैं, दूसरा पार्ट की इंसिडेंट्स को कहानी की तरह याद रखिएगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में जब मैं बात करूं तो एक मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, जिसको मैंने पहले भी कवर किया है, फिर भी कवर करता हूं, कि एक तो फॉर्मल लेटर में, औपचारिक अनौपचारिक पत्र में, औपचारिक पत्र में आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, भेजने खुद का पता। आप सीधा सेवा में, संपादक महोदय, सीधा सेवा में से आप नहीं शुरू कर सकते, सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना है। सेंडर्स एड्रेस में आप गलती ये करते हैं कि आप पूरा ही लिख देते हैं, अपना गली मोहर्रा एक्चुअल एड्रेस नहीं। आप उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे एट दैट वेरी सेकंड, तो आप सेंडर्स एड्रेस में परीक्षा भवन और बस आपका सेंटर कौन से शहर में है, वो सेंटर, डेट, इस तरीके से सेवा में फिर लाइन छोड़ करके। ये दूसरी गलती जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये पूरी कोशिश करते हैं कि लेटर अगर एक पेज से शुरू हुआ तो एक ही पेज पे खत्म हो जाए, ताकि एग्जामिनर को कष्ट ना हो। देखिए, आपके पेपर स्कैन होके चेक होते हैं, उसको बस एक स्क्रॉल करना है, वो दूसरे पेज पे जाएगा, उसको पलट करके वापस चेक नहीं करना है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे इस बच्चे का एक पेज पे खत्म नहीं हुआ, ये दूसरे पेज पे मूव करेगा, आपको भी यही करना है। एम्पल ऑफ लाइंस छोड़िए और घबराइए मत। इतना ही नहीं, बीच में अगर कहीं काटा पीटी भी हो जाती है, बीच में अगर कहीं, यहां तो मुझे नहीं दिख रही, पर बीच में कहीं एक आध काटा पीटी भी हो जाती है, तो डरना नहीं है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पर भी काटापीटी हुई है, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी काटापीटी हुई है, ग्राम में व अन्य ना, ठीक है। तो सिंपल सा एक लाइन कट करके आगे बढ़ जाना, ये नहीं कि ऐसे ऐसे गांज दूं, एग्जामिनर को दिखना नहीं चाहिए मैंने क्या लिख दिया, ऐसी गलतियों में मत पड़िएगा। गलती हो गई, कट कर दीजिए, कोई गुनाह नहीं है, इसके नंबर नहीं कटते, है ना। हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा, देखिए इंप्रेशन अच्छा बनाने के चक्कर में इतना मत कर देना कि छोटी सी छोटी गलती आपको बहुत ज्यादा टेंशन देने लगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बाहर निकलिए इससे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट के मेरे पॉइंटर्स हैं आपके लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में, इसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा, और दूसरा है रिवीजन, ठीक है। दोनों के बारे में बताता हूं क्योंकि दोनों टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, शॉर्ट में मैं आपको दोनों के विषय में बताता हूं। जब हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है कि जो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो पूरा रीडिंग टाइम अनसीन पैसेज पढ़ने में वेस्ट मत कर देना। 4-5 लाइन पढ़ना, अनसीन पैसेज का आइडिया लेना। देखो पहले क्या होता था, वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, मैं छोटा बनाना चाहता था, पर फिर भी आपको बता रहा हूं डिटेल में कि जितने भी लोग देख रहे हैं, शायद मेरे अनुभव से शायद उनका कोई बेनिफिट हो जाए। देखिए पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अनसीन पैसेज में क्वेश्चन सिंपल आते थे एमसीक्यू टाइप में। अब वो डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं पूछते, सोनू के कितने भाई थे, और पैसेज में कहीं लिखा होगा सोनू के 2 भाई थे, मोनू और टोनू, नहीं, ऐसे नहीं होते हैं। अब वो आपसे ना कॉम्पिटेंसी बढ़ाए, इसका क्या मतलब है, अपठित गद्यांश और पद्यांश में भी, अनसीन पैसेज और पोएम में भी वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। पिक दी इनकरेक्ट, मैच दी फॉलोइंग, सच में सैंपल पेपर देख लो, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो हम पहले क्या बोलते थे, मैं खुद बोलता था कि बच्चों आप अनसीन पैसेज पढ़ने से पहले क्या करना, क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद पैसेज पढ़ना, तो आपको क्लिक होगा इसका तो ये पढ़ा। बट अभी क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड है, अरे यार उसमें 4 स्टेटमेंट दिया है, बोले कौन कौन से सही है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना, याद रखना, असर्शन रीजन वाले, उसके बाद पैसेज पढ़ के समझना, तो ये मुश्किल है। तो मेरी राय में जैसे ही 15 मिनट का समय शुरू होता है, आप अनसीन पैसेज पढ़िए, ठीक है। शुरू का मेरे ख्याल से आप एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, 4-5 लाइन पढ़ के एक आइडिया लगा लीजिए कि ये पैसेज किस विषय में है, ये पैसेज किस विषय में, इसका आइडिया लगा लीजिए। उसके बाद जो है आप पूरा पेपर बाकी का पढ़िए। जिन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है ये या वो, उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से करिए, पूरा पेपर पढ़िए, घबराइएगा मत, कहीं अटकना मत, कहीं झिझकना मत। जैसे नदी बहती है तो ऐसे नहीं, अरे वो बहती रहती है, तो पेपर पढ़ते रहो। 50 में से 45 सवाल नहीं आए तो भी 46वां सवाल हमको देखना है, अटकना नहीं, अटके तो फंस जाए। हिचको मत, झिझको मत, ज्यादा हिचको मत, तो पढ़ते रहो पेपर, ठीक है। पूरा पेपर पढ़ लेना है आपने। 1-2 पैराग्राफ पढ़ के अनसीन पैसेज पोएम या दोनों अनसीन पैसेज का आइडिया ले लिया, आपने पूरा पेपर पढ़ लिया। इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस में अब आपको एक बेसिक आइडिया आ गया कि पूरा पेपर किस तरीके से है, और जिन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस थी उसमें से मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है। द मोमेंट यू हैव द बेसिक आइडिया, उसके बाद रिटर्न बैक। अब अभी भी आपके पास घड़ी में 5 मिनट, 4-5-6 मिनट तक बचे होंगे, ठीक है। अब आप वापस अनसीन पैसेज पे आओ। अब आप एक बार क्वेश्चंस देखो अनसीन पैसेज के, है ना, याद नहीं करना है, बस देख लेना है। 1 या 2 डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, बाकी असर्शन रीजन, पिक दी करेक्ट, पिक दी इनकरेक्ट, मैच दी फॉलोइंग ऐसे होंगे। तो डायरेक्ट वाले पे ज्यादा फोकस करना, उसके बाद फिर आप पूरा पैसेज पढ़िए।
हम ये भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते थे पहले कि जो भी पैसेज पढ़ते वक्त आपको इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बट ऐसा इसके बारे में सीबीएसई की कोई खास गाइडलाइन नहीं है। और कहीं कहीं पे बच्चे बोलते हैं हाँ सर एग्जामिनेशन पेपर पे तो हम रफ वर्क करते थे, इतना तो कुछ होता नहीं है। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत स्ट्रिक्ट बात है, आप एक पेंसिल की डॉट भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर पे नहीं बना सकते। तो हमें इस डिबेट में नहीं पढ़ना है। आपको मेरे हिसाब से जैसे पेपर मिलने वाला होता है हिंदी का, आप पहले ही पहुंचते हो, जो भी आपके इन्विजिलेटर होंगे उनसे पूछ लेना कि मैडम अनसीन पैसेज आता है पेपर में, क्या मैं पैसेज पढ़ते वक्त इंपॉर्टेंट चीजें पेपर में अंडरलाइन कर सकता हूं? वो तो सर हम पूछेंगे वो तो ना ही बोलेंगे, कोई बात नहीं, हाँ भी बोल सकते हैं। अगर ना बोल देते हैं तो कोई बात नहीं, जो भी पैसेज पढ़ते वक्त इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं। मैं तो ये करता था पर्सनली कि मैं एक पेंसिल की डॉट बना देता था, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट यहां से शुरू हुआ, डॉट या एकदम छोटी सी लाइन हल्की सी एक वर्ड के ऊपर। अब वो हर पेपर के इतना नहीं चेक करते, हर पेपर में जा जाके हर बच्चे का, है ना, छोटी सी एक डॉट बनाता था और वो पॉइंट कहां तक अंडरलाइन किया है वहां एक दूसरी छोटी सी डॉट बना देता था, तो याद रहता था इन दोनों डॉट्स के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको ज्यादा भय लगता है या आपकी परिस्थिति अलग है तो आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो फिर क्या है, पेपर पढ़ते वक्त जो आपने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की है, जो अपठित गद्यांश पढ़ते हुए, जो अनसीन पैसेज पढ़ते वक्त जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी उन्हीं में से कहीं ना कहीं सवाल बने होंगे। ये अरे डेट इंपॉर्टेंट, अरे यहाँ दूसरा एवेन्यू टच कर रहे हैं, इसको मार्क कर दो, इस तरीके से। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना है पेपर में। आपको जो भी समय दिया जाएगा हिंदी में, आपके पास 25 तारीख को सोशल का पेपर दे के आओगे, 25 का आधा दिन, 26, 27, है ना, 28 को सुबह सुबह कुछ नया नहीं पढ़ना है। आप 2 ही दिन पकड़िए, 2.5 भी नहीं, 2 दिन का समय है, उसे अच्छे से मैनेज करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको अपने निजी अनुभव से बताऊं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो मैंने पढ़ा वो तो याद था, पर जो कल पढ़ा था क्योंकि वो रिवाइज नहीं किया तो मैं वो भूल गया। तो रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी मानिए तो 28 तारीख का जो आपका समय होगा वहां सुबह सुबह आप एक बार रिवाइज करिएगा, पूरा बुक खोल खोल के नहीं, ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा, अच्छा ये भी पढ़ा था, अरे ये जो पढ़ा था इसमें ये था क्या, अच्छा हाँ ये भी था, बस। तो रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ पढ़ के ये मत समझना कि 28 को पेपर है तो 25 तारीख से 25 को सोशल का देके आने के बाद 25 से शुरू करके 28 को 10 बजे पेपर है तो 8 बजे तक मैं पढ़ ही रहा हूं कुछ ना कुछ, नहीं, रिविजन को आपको जरूर टाइम देना है ना। तो ऐसा ये हो जाता है, गलती करते हैं हर बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं क्यों बता रहा हूं, यूट्यूब पे 50 मैराथन चल रही होंगी, हो सकता है मेरी भी चल रही हो, तो आपको ये लगेगा अरे ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, अरे ये सर बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेता हूं फटाफट, ये आ गया तो नहीं। अपनी तैयारी पर विश्वास रखना और रिवीजन को जरूर टाइम देना, है ना। मैराथन्स तो हो सकता है कि तुम्हारा 10 बजे पेपर है तो 7 या 8 बजे तक भी चले सुबह, लेकिन आपको रिवीजन को टाइम देना है क्योंकि वही आपके पढ़े हुए पे आपको नंबर मिलेंगे, ये इंश्योर करेगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मेरी तरफ से आप सबके लिए हैं। मेरी तरफ से आप सबको जो है सादर धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी थोड़ी हेल्प हुई हो, आप ज्ञान के साथ थोड़ा गुण भी सीख करके गए हो। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।